मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब देख नंबर ऑफ मोल कितना दिया 0.5, गिवन वेट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पानी का 18, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 0.5 इज इक्वल टू गिवन वेट 18 कप पर इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 आ रहा है और इधर भी कपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 आ रहा है। वी शोज दैट कि भाई साहब ये जो दो एक्सपेरिमेंट है ये हमें ये बताते हैं कि कपर ऑक्साइड उधर भी प्योर इधर भी प्योर। जितने क्वेश्चन मैंने ये करवाए हैं आप ये अच्छे से तैयार करोगे और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़ा है इस चैप्टर का। ठीक है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल जो कि पिछले साल 2024 में पूछा हुआ, क्या? डिफाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड गिव इट्स रिलेशनशिप विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये देखा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का, तो क्या ये वाले 6 इससे कट जाते हैं? मतलब क्या ये 6 और 6 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो इसको काट लो। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक, ये कट सकता है, 6 के टेबल में आता है, तो ये क्या है? C1H1। इसको हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। मैंने आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट दे दिया है, बहुत अच्छे से उसके बेसिक मैंने बहुत अच्छे से करवाया, बहुत अच्छे से करवाया है। मतलब मैं आपको छोटे से बड़े की तरफ लेके गया हूं, मतलब हर बेसिक चीज मैंने उस वन शॉट में आपको करवाई है और बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में करवाई है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टफ लैंग्वेज आपके सामने यूज की हो। अभी मैं क्या करवाने वाला हूं, अभी मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं क्लास 11th के। और पहला मेरा चैप्टर है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को सिर्फ मोल कंसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। और रहेगा कौन सा मास्टर आपके सामने? वजाहिद मास्टर। और ऐसा बेसिक करवा के जाऊंगा मैं, हालांकि मैंने वन शॉट कंप्लीट कर रखा है। मैं सब बच्चों को ये बोलूंगा कि वो वन शॉट पहले लगाएं फिर यहां पे आएं, क्योंकि उसके बगैर आपको ये सारे सवाल जो मैं लाया हूं प्रीवियस ईयर के, ढूंढ के पूरे अच्छे से सारे पेपर छांट के जो लाया हूं और आपके सामने जो सॉल्व करूंगा, ये तभी हो पाएंगे जब आपने वो वन शॉट लगाया होगा। प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही वो वन शॉट पड़ा है, जाओ जाके देखो, उसके नोट्स पढ़ो अच्छे से और फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए आओ। हालांकि इसमें भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही चलने वाला हूं। हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको उसका थोड़ा थोड़ा बेसिक बताऊंगा। ओके सर, करें स्टार्ट? हाँ जी, कर लो स्टार्ट। नाजिया जी, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, वीडियो पूरी देखनी है, अच्छे से देखनी है और हर पीवाईक्यू इस चैप्टर का मैं करवा के जाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा के जाने वाला हूं। आपने बड़ा बहुत बोल लिया आपको यार, बहुत बोला आपने कि मास्टर पीवाईक्यू, तो लेके आ गया पीवाईक्यू। देख किस तरह से लिखे हुए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को पेपर से उठा के लिख के लाया हूं आपके सामने। ठीक है, जैसे पहला सवाल है द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, जब कभी भी ऐसा पूछा जाए व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले बेंजीन क्या है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। ये शॉर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। ठीक है, अब आपने ये देखा कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का, तो क्या ये वाले 6 इससे कट जाते हैं? मतलब क्या ये 6 और 6 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो इसको काट लो। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक, ये कट सकता है, 6 के टेबल में आता है, तो ये क्या? C1H1। इसको सिर्फ CH भी लिख सकते हैं,
ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो और अगर उसके लिखने के बाद अगर वो जो नंबर ऑफ एटम है 6 कार्बन एटम है वो भी 6 कट रहे हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में आ रहे हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो कट रहे तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ये वाला ऑप्शन है, तो इसको टिक करेंगे। सर कोई और एग्जांपल बताओगे? देखो ना इधर C6H12O6 ग्लूकोज की एग्जांपल है, आ सकती है, ग्लूकोज है ना, तो क्या ये कट रहा है 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो C1H2O1, तो CH2 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के वो जो नंबर ऑफ एटम हैं अगर वो एक ही टेबल में आते हैं तो कट सकते हैं, कट के जो आएगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ओके सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले से पिछले साल पूछा है, ठीक। निकालेंगे कैसे, ऐसे बहुत बार सवाल आते हैं, तो मैं ऐसे देख, ऐसे है क्या, मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, फॉर्मूला बता रहा हूं, दैट इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, समझ आया कि नहीं है? या नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला है, दैट इज गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला भी है नंबर ऑफ मोल निकालने का, ये फॉर्मूला भी है, दैट इज गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब उसने पूछा क्या, अब उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आप कुछ नहीं करो, इधर देखना ध्यान से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन नंबर पूछा हुआ है उसने, है ना, गिवन वेट भी दिया है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, कर सकते ना। गिवन वेट कितना है 8 ग्राम, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, दैट इज 32 ग्राम, यही है ना मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम, और ये मेरे पास गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये Na, इसको उठा के इधर रख लो, 8/32, इसको उठा के इधर रखा Na। मतलब अगर कभी भी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो, आपने कुछ नहीं करना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na कर देना है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na कर देना। देख ये कटेगा 8 1 8 4, ठीक, तो 1/4, तो नंबर ऑफ ये Na होता है एवोगैड्रोस नंबर, इसका वैल्यू क्या होती है, दैट इज 6 × 10⁻23, ये गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका ये मतलब है, तो ये आ गया 6/4 × 10⁻23 इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, अराउंड 1.5 के करीब आएगा, तो 1.5 × 10⁻23 इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। शुड आई रिपीट? नो सर, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा बच्चा अगर ऐसा न्यूमेरिकल हो, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट 8 दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 32 होता है, और Na को इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। हम नंबर ऑफ मोल 3 तरीके से निकाल सकते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। देख ऑप्शन क्या है, 1.55 × 10⁻23। आगे से कभी भी गिवन नंबर पूछा हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप क्या करोगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रोस नंबर। आपको पता है एवोगैड्रोस के नंबर के आगे क्या लिखना है, 6 × 10⁻23। होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक। अच्छा, ये सवाल बहुत बार आया है, ये भी पिछले साल आया हुआ सवाल है। कैसे है, बोलता है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। मतलब कोई आयरन की ऑक्साइड है, FeO भी हो सकती है, मतलब Fe2
O3 भी हो सकती है, मतलब ऐसे आयरन की ऑक्साइड है। मुझे नहीं पता कि उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, और कौन सा फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलता है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्मूला। समझ आया कि नहीं है? मतलब ये वाले जो नंबर्स यहां पे आने चाहिए, जैसे ये 2 या 3 आया है, ये सबसे छोटे नंबर्स होने चाहिए। बात समझ है कि नहीं है? जो ये वाला इससे नहीं कटना चाहिए और होल नंबर में होने चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूले में वो जो डिजिट लिखे होते हैं नंबर ऑफ एटम के, वो कट किटा के जो आता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये आयरन ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकालना है, जिसमें 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 आयरन की परसेंटेज दी है 69.9%। 69.9% मतलब अराउंड 70%। ठीक, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दी है? ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है 30%। दोनों को मिला के कितना हो जाता है? 100%। अब देखिए एक तरीका है जो आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन और भी बहुत सारे आते हैं। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं कि इसको कैसे करना है, ताकि आप ऐसे आने वाले क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। मान ले कि आयरन ऑक्साइड है Fe(X) और ऑक्सीजन Y है, ठीक है, और ये दोनों नंबर ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे को अब काट नहीं सकते। ठीक है, समझ आया कि नहीं है? दे आर द, क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स, एक दूसरे को काट नहीं सकते। अच्छा देख, सबसे पहले आपने स्टेप 1 में क्या करना है, इस सब को भूल जाइए, क्या लिखा है इसको भूल जा। स्टेप 1 आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए स्टेप 1 कि जो परसेंटेज दी है ना वही गिवन वेट है। गिवन वेट कितना है? 70 ग्राम। कहानी खत्म। तुझे नहीं पता क्या करना है। स्टेप 1 का मतलब क्या हो गया कि जो परसेंटेज दी है, जैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज 30, तो गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 30 ग्राम। स्टेप 2 दैट इज नंबर ऑफ मोल। क्या? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल ऐसे ही करना है इस सवाल को। नंबर ऑफ मोल मतलब गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दिया है? 70, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? दैट इज 56। दोनों कटेंगे तो कितना आया? 1.25। ठीक है, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इधर भी क्या निकालना है? स्टेप नंबर 2 में, इसको भूल जाओ 2 मिनट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। गिवन वेट कितना है? सॉरी 30 और अपॉन 16, ये कितना हो जाएगा? 1.8। किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, और आयरन के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? कम हैं। ठीक, अब क्या करना है? एक रेशो निकालनी है। एक क्या निकालनी है? रेशो निकालनी है। कौन सी रेशो निकालनी है? देखो ध्यान से, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज 1.25, और वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है? दैट इज 1.8। ठीक है, अब इसकी एक रेशो निकालनी है, सिंपल रेशो निकालनी है। आयरन की सिंपल रेशो क्या होगी? ऐसे करना है ये स्टेप से। ये स्टेप नंबर क्या है? 3 है। स्टेप नंबर 3 है। इसकी रेशो क्या होगी? इसकी रेशो होगी 1.25। दोनों में से जो छोटे नंबर ऑफ मोल हैं उनको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आ गया? 1। और ये क्या है? दैट इज इसकी ऑक्सीजन की सिंपल रेशो क्या होगी? 1.8 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5। ठीक है, मतलब तुझे ये समझ आया कि आयरन 1 है और ऑक्सीजन 1.5 है। अब मैंने ये बोला दोनों होल नंबर में होने चाहिए, तो होल नंबर में होने के लिए कैसे करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Fe2 हो जाएगा, इसको 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये दोनों सिंपल होल नंबर रेशियो में है। 2 3 को कभी काट भी नहीं सकता। सर कुछ किसी और नंबर से करते, मतलब इसको 3 से करते तो Fe हो जाता 3 1 ज़र 3 और ऑक्सीजन होता था 4.5, जो तो सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब ये दोबारा डेसिमल में हो जाता। फिर अगर 4 से करते तो Fe 4 होता और ऑक्सीजन 1.5 इंटू 4 दैट इज 6 होता, बट 4 और 6 फिर कट सकते हैं, तो कट के तो 2/3 आएगा, तो वही तो 2/3 मुझे चाहिए सिंपल होल नंबर रेशियो में। ये वाला सवाल बहुत बार आया,
ये वाला जो सवाल मैं करवा रहा हूं ये आगे भी ऐसा ही एक सवाल है, ठीक है, रिपीटिंग सवाल है, ये सवाल आता है एग्जाम में, समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। वही स्टेप्स बताए हुए, ठीक है। अच्छा, बोलता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये पिछले से पिछले साल पूछा हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ दे आर रिलेटेड। सुनना मेरी बात, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट इंडिकेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, कंपाउंड दैट इंडिकेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा, जिसमें ये 6 2 जर और ये 1 जर, 6 1 जर 6, 6 2 जर 12, 6 1 जर 6, तो ये सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट इंडिकेट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ अ वेरियस एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, जब वो कट जाते हैं जो फॉर्मूला बनता है उसको एम्पेरिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज द एग्जैक्ट, ये बताता है एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, मतलब जैसे ग्लूकोज में C6H12O6 कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन है, कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन है of atom present in a molecule of a compound and how they are related। अच्छा, related कैसे होंगे? related होगा, देखना हमेशा याद रखना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता है। जैसे आपने बेंजीन के केस में C6H6 देखा, ये कट जाएगा तो इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला बना H। तो ये बड़ी चीज है, ये छोटी चीज है। रिलेटेड कैसे है? रिलेटेड ऐसे हैं, n इज इक्वल टू n, n इज अ रेशो, n इज अ रेशो, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। ये दिमाग में रख ले, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब इसका, और एम्पेरिकल मास क्या होगा? द मास ऑफ एम्पेरिकुलर फॉर्मूला। बात समझेगी नहीं? जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, देख, जैसे ये C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका? ग्लूकोज का। ये कटा ना, 1 2 1, ठीक, तो ये क्या बन चुका है? अब ये बन चुका है दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब अगर इसका कोई मास निकाले तो क्या निकालेगा? 6 कार्बन का मास, 12 हाइड्रोजन का मास प्लस 6 ऑक्सीजन का मास, ये आता है 180। बट जब इसका मास निकालोगे, ये जो मास आया ये मॉलिक्यूलर मास आया है, ठीक है। इसका मास मतलब ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास आएगा, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। 1 कार्बन का मास कितना होता है? 12। 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 और 16 ये कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू होगी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज एम्पेरिकल मास ऑफ ग्लूकोज। ये कितना? 180 अपॉन 30, ये कैंसल 3 कितना? 6। मतलब ये जो आपने काटे हैं ना नंबर, ये 6 के टेबल से काटे। होप आपको समझ आया होगा। बोलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कट कटा के ये आना चाहिए। द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड में भी देखो, ये काटो, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, ये तो नहीं आता, मतलब C1H2O1 नहीं आता भाई, है ही नहीं है। इसका क्या आएगा? 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, और ये 3 के टेबल में कटता नहीं है तो ये भी नहीं होगा।
2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार या 2 2 जार 4, तो C1H2O2 ये होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि दो ये दो से कटेगा, बट इधर थोड़ी कटेगा, 1 से थोड़ी कटेगा, ठीक है। अच्छा, बोलता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या हो गया 6 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तुम्हें 1 मोल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से वन शॉट में पढ़ा रखा है, इससे पहले जाके वन शॉट लगाओ और फिर ये करने के लिए आओ। डिफाइन मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। क्या लिख रखा है, थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं ताकि मुझे अच्छे से विजिबल हो सके, ठीक है। अब सही है, बोलता है डिफाइन मॉलिक्यूलर मास, खुद कह रहा है डिफाइन मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। देख मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है समझना। इट इज द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम ऑफ अ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब सारे एटम्स का मास जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। जैसे मीथेन है, CH4 है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन, कार्बन का मास कितना 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना 1, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम, ठीक है। सारे एटम्स का मास, ठीक है। अगर आप सिर्फ मॉलिक्यूलर मास की बात करते हो तो एटॉमिक मास यूनिट इसके आंसर आता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस द वेपर डेंसिटी। मतलब अगर आपसे कोई सिंपल गोली मारो इस फॉर्मूले को, अगर आपसे सिंपल कोई पूछे वेपर डेंसिटी क्या होगी, आप बस याद रखना कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होती है। और जो वेपर डेंसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर मास को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपकी वेपर डेंसिटी आ जाती है। वेपर डेंसिटी कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर मास ही है, बट आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अभी मॉलिक्यूलर मास कितना था 16, वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी 16/2 इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी निकल के कितनी आएगी 8। शुड आई रिपीट? नो सर। चलें आगे। वो बोल रहा है गिव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। देख इधर, देख कैसे है। बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब ना मैटर कहीं बर्बाद होगा और ना कहीं नया मैटर बनता है। मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है रिएक्शन में, इसका वजन अगर आप करोगे तो 100 ग्राम है। जब ये टूटता है तो क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 ग्राम का और ये होता है 56 ग्राम का। आप कैलकुलेट करके देखना। तो ये वजन 100 है तो इस साइड भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो रिएक्टेंट का वजन और प्रोडक्ट का वजन हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। रिएक्टेंट का वजन प्रोडक्ट का वजन हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। ना नया मास ऐड हुआ और ना नया मास निकल के कहीं भी गया है। ओके बोलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। अब तुझे पता होना चाहिए अमोनिया क्या है। अमोनिया है NH3, ठीक। इसका जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो तो वो निकलता है अमोनिया, नाइट्रोजन होता है 14, 3 हाइड्रोजन के होते हैं, तो 14 प्लस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 17 ग्राम है इसका मॉलिक्यूलर वेट। जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हो, मैंने आपको बताया भी था, पीछे भी बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब निकालते हो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रोस नंबर। गिवन वेट है 34 डिवाइडेड बाय 14 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ये कटेगा कितने हजार 2000 और ये एवोगाड्रोस नंबर। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 10⁻23 के साथ। तो आंसर कितना आया 2 3 ज़र
2 6 12 इंटू 10⁻⁻23 12। बट यहां पे कुछ गेम खेली है एग्जामिनर ने, वो 12 को लिख रहा है, मतलब 12 को लिख रहा है वो 1.2, तो 1.2 लिखो। जब ये डेसिमल पॉइंट इधर जाता है तो पावर बढ़ जाती है, तो पावर बढ़ती है 24 से। बात समझे कि नहीं? याद रखना। देख जैसे 12 इंटू 10⁻23 है, जब डेसिमल पॉइंट इधर आया तो 1.2 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। अगर डेसिमल पॉइंट मतलब इसी के केस में उधर एक और चला जाता है, मतलब 120 हो जाता, तो ये पावर क्या हो जाती? कम हो जाती, दैट इज 10⁻22 हो जाती। इधर चले पावर बढ़ती है, उधर चले डेसिमल पॉइंट तो पावर कम हो जाती है। बड़ी जबरदस्त चीज मैंने अभी बता दी आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है, ये मैंने बहुत प्यारे तरीके से आपको अपने वन शॉट में भी समझाया है। लिमिटिंग रिएजेंट वो चीज होती है जो रिएक्शन में कम पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? कम पड़ जाती है। वो चीज जो रिएक्शन में कम पड़ जाए हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चाय बनानी है, मैंने 10 कप चाय बनानी है, हर कप में 1 चम्मच चीनी का पड़ता है। अब मेरे पास कुल मिला के 8 चम्मच ही हैं चीनी की, बट दूध 1 टैंकी है, पानी 1 टैंकी है पूरी भरी हुई, और चाय की 1 बोरी है, बट चीनी के सिर्फ 8 ही चम्मच हैं। तो मैं कितने बना पाऊंगा? वो उसी टेस्ट के सिर्फ 8 चाय ही बना पाऊंगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? शुगर। और वही डिसाइड करेगा कितनी चाय बनेगी या कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2, मुझे पता है इसका 1 मोल जुड़ता है, इसका 1 मोल जुड़ता है, तो इसका 1 मोल बनेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, बट मैं बोल रहा हूं इसका 12 ग्राम दिया है, इसका 16 ग्राम दिया है। मुझे ये बताओ इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? मैंने बोला 1 मोल ये और 1 मोल ये और 1 मोल ये बनेगा, ये बैलेंस रिएक्शन बोल रही है, बट मुझे ये दिया है 12, तो मैं इसमें से नंबर ऑफ मोल निकालू। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट या एटॉमिक वेट। तो गिवन वेट कितना है? गिवन वेट कितना है कार्बन का? 12। एटॉमिक वेट भी कितना है? 12। आंसर कितना आया? 1 मोल। मतलब ये 1 मोल है ये रिए। बट जब आप इस ऑक्सीजन को देखते हो तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय इधर मॉलिक्यूलर वेट आएगा, तो ये गिवन वेट है 16, मॉलिक्यूलर वेट कितना ऑक्सीजन का? 32, ये आया आधा मोल, मतलब 0.5 मोल। होना कितना चाहिए था? 1 मोल, बट है कितना? 0.5 मोल। तो ये ऑक्सीजन क्या है? दैट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये पिछले से पिछले साल का क्वेश्चन है, ये वैसे ही है जैसे अभी हमने पढ़ा नहीं था पीछे वो आयरन ऑक्साइड वाला, ये वैसा ही क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल आराम से अच्छे से करवाऊंगा। ये बोल रहा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब इसमें कार्बन भी दिया है, हाइड्रोजन भी दिया है और ऑक्सीजन भी दिया है, ठीक। बात समझ आई कि नहीं है? ये तीनों चीजें दी हुई हैं। अब कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67 और ऑक्सीजन 53.33। बोलता है वेपर डेंसिटी इस कंपाउंड की 30 है। वेपर डेंसिटी कितनी है? 30 है। वेपर डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यही मैंने करवाया ना पीछे। मैंने ये बोला, मैंने वहां पे क्या बोला था कि भाई साहब जो वेपर डेंसिटी है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 के बराबर होती है। 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है? 30 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? दैट इज 60। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? दैट इज 60। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? दैट इज 60। मॉलिक्यूलर वेट आपका 60 है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया। इधर से आपको क्या निकालना है? फाइंड द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, जो मैंने तरीका बताया था। स्टेप 1 कि हमें मास पता होना चाहिए। कार्बन का मास जो उसकी परसेंटेज दी है 40% दी है, तो वही उसका वजन होगा। बस ऊपर सोचो ही ना क्या किया है क्या नहीं। जो कार्बन की परसेंटेज वही उसका मास। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन क्या होगा, गिवन एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक गिवन वेट। ये गिवन वेट है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। गिवन वेट 40/12 कितना होगा, 3.33। फिर हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 6.67। क्या वही उसका वेट हो जाने वाला है। फिर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास है दैट इज 6.67 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना आ गया 6.67। मतलब परसेंटेज वही मास है, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, कार्बन के भी हाइड्रोजन के भी। इसकी और क्या करना है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है दैट इज 53.33%। वही उसका क्या आ जाएगा, वेट, गिवन वेट आ जाएगा वही। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट क्या होगा, 53.3 डिवाइडेड बाय 16 कितना होगा, 3.33। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, या तो देखो समझना ध्यान से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके नंबर ऑफ मोल है 3.33, इसके नंबर मोल है 3.6.67 और इसके नंबर ऑफ मोल कितने, दैट इज 3.33। छोटे नंबर ये हैं, इसको सिंपल रेशियो में करना है। कार्बन की सिंपल रेशियो क्या होगी, जितने मोल थे उसके छोटे नंबर से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 3.3 को डिवाइड किया 3.3 से, मैंने बोला ना सिंपल रेशियो भी निकालनी होती है, जितने नंबर ऑफ मोल हैं उसी से डिवाइड करना है। बस देख 3.3 नंबर ऑफ मोल है इसके, छोटा नंबर 3.3 है, आउट ऑफ दिस 3.3 ही छोटा नंबर है, तो कार्बन का 3.3 डिवाइड होगा 3.3 से, हाइड्रोजन का 6.67 डिवाइडेड बाय 3.3 है, ऑक्सीजन का 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3 है। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, ये कटेगा तो कितना आएगा 2.2, उसको मैं 1 बोल रहा हूं, और ये कटेगा तो ये कितना आएगा 1। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आई मेरे पास, मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये निकला। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा हो गया है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से इसकी क्या निकालने, इसकी एम्पेरिकल मास निकालना है। इसका एम्पेरिकल क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, देख कार्बन 1, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन 1 का वजन है 12, हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 1 का वजन कितना 16, 12 + 2 + 16, तो ये कितना 12 14 + 16, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 30। तो ये 30 एम्पेरिकल मास निकल गया। मॉलिक्यूलर मास भी मुझे पता है, मॉलिक्यूलर मास मुझे क्या है 2 × वेपर डेंसिटी 30 दी है, तो मॉलिक्यूलर मास भी पता चल गया। अब ये जो सिंपलेस्ट नंबर है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 60 और एम्पेरिकल मास कितना है, दैट इज अभी निकाला 30, 60/30 कितना हो गया 2। तो मेरे पास n पता चल गया, और तेरे से जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो वो n × एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। तो n कितना है 2 और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है C1H2O1, 2 1 ज़र 2 × 1 C2, 2 2 ज़र 4, 2 × ऑक्सीजन 1 दैट इज O2। ये इसका क्या निकला, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका वेपर डेंसिटी दी थी तो वहां से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या है, ये सवाल भी बहुत बार आया है, बहुत बार आया है ये वाला सवाल। वो बोला विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक चीज याद रखना, इन सवालों में जिसके भी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उन्हीं का ही क्या आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे 7 ग्राम ऑफ O2, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, देख गिवन वेट कितना है 7 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है दैट इज अराउंड N2 का वेट कितना होता है, N2 का वेट
एक n का होता है 14 और ये होता है 28। तो ये कट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, दैट इज 7 1 ज़र 7 2 ज़र 14 7 3 ज़र ये 4 ज़र, मतलब नंबर ऑफ मोल है 0.25 मोल। ठीक है सर, ये कैसे निकाला, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होता ना, गिवन वेट 7 रखा, मॉलिक्यूलर वेट कितना, दैट इज नाइट्रोजन का, दैट इज 28। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये कैसे निकालोगे, गिवन वेट कितना है 2 ग्राम, हाइड्रोजन का वेट कितना है 2, मॉलिक्यूलर वेट, तो आंसर कितना आया 1 मोल। इसका कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का गिवन वेट कितना है 16 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना है 32 ग्राम, तो ये कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1.1.2 विच इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, नंबर ऑफ मोल्स इन द केस ऑफ NO2 की बात कर रहा हूं, गिवन वेट कितना, दैट इज 16, ऊपर गिवन वेट लिखते ना यार, क्या हुआ आपको, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना है 16, मॉलिक्यूलर वेट कितना 46, अगर तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा तो ये कितना कटेगा, तो 8 बचेगा, ये कटेगा तो कितना बचेगा, दैट इज अराउंड 23 है ना, हाँ 23। ठीक है, 8 1 ज़र 8 2 ज़र 16 8 3 ज़र, तो ये तकरीबन 1/3 के बराबर है। ठीक है, 1/3 किसके बराबर होता है, तकरीबन 0.33। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हमें नजर आ रहे हैं, दैट इज हमारे 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 हाइड्रोजन के। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स पूछा होता है, हाइड्रोजन ही मैक्सिमम केसेस में आंसर भी होता है। ठीक है, याद रखना इनमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बोलते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। CO2 में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन का वजन कितना 12, 2 इंटू ऑक्सीजन का वजन कितना 16, 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44 U मतलब एक मॉलिक्यूल, ग्राम मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये इसने सिर्फ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है। बोलता है डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, एवोगैड्रोस नंबर। देखो एवोगैड्रोस नंबर क्या है, एवोगैड्रोस नंबर इज अ नंबर टेल अस द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल a substance, these particles should be electron, molecule or atom। मतलब कुल मिला के एवोगैड्रोस नंबर एक नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर एक नंबर है। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये कहाँ मदद करता है, इलेक्ट्रॉन को गिनने में, मॉलिक्यूल्स को गिनने में और एटम्स को गिनने में। और इसी नंबर को एक नया नाम भी दिया होता है, दैट इज 1 मोल। कहानी खत्म। वो बोलता है मोल को मास के टर्म्स में लिखो, तो ऐसे लिखो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है इसका फॉर्मूला ही लिख दो, क्या, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वो बोल रहा है मोल्स को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखो, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। हालांकि इस कंसेप्ट को मैं अच्छे से पहले भी बता चुका हूं। ठीक, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन 1 मोल एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस contain 1 mole of hydrogen molecules।
ठीक है, ऐसे मतलब अगर आप 12 ग्राम कार्बन लोगे उसमें कार्बन के कितने एटम होंगे, 6 इंटू 10⁻23। अगर 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन लोगे उसमें एक मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक, इसके बाद वो बोल रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन गे-लुसैक लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन गे-लुसैक लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन गे-लुसैक लॉ। देखिए क्या बोलता है, बोलता है व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। बोलता है जब गैसेस कंबाइन कर रही हूं या गैसेस रिएक्शन के दौरान निकल रही हूं, वो ऐसा करते हैं, दे डू सो इन सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बस सिंपल सा लॉ है, मतलब जैसे ये है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, मतलब ये भी गैस है, अगर ये भी गैस है ये भी गैस है, इसका 1 लीटर, इसका 1 लीटर और इसके 2 लीटर निकलेंगे, मतलब इसका 1 लीटर इज इन सिंपल रेशियो ऑफ इसका 1 लीटर इज इन सिंपल रेशियो ऑफ इसके 2 लीटर। समझ आएगी नहीं है? अगर मैं इसको ज्यादा डीप में बोलूं, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए वो, मतलब रहने दो उसको, जो आप सिंपल समझो कि इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम देगा। देख H2Cl2 HCl 2HCl रेशियो क्या होगी 1:1:2। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन 1 लीटर, क्लोरीन 1 लीटर, प्रोड्यूस होंगे 2 लीटर HCl। इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम बना रहा होगा। इधर ये गैस की फॉर्म में, अच्छा ये मिलीलीटर में भी हो सकता है, 1 ml 2 ml बन रहा, तो रेशियो क्या आएगी 1:1:2। इसको बोलते हैं गे-लुसैक लॉ। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का 1 एटम कितना होता है 108 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक, इसके बाद है व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर। देख नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब देख नंबर ऑफ मोल कितना दिया 0.5, गिवन वेट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पानी का 18, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 0.5 इज इक्वल टू गिवन वेट, 18 इंटू 0.5 मतलब 1/2 इज इक्वल टू गिवन वेट। इसको इसके साथ क्या किया, कट किया, तो ये कितना आया 9 ग्राम इज द गिवन वेट। ठीक, ओके जी। अब बोल रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सुनो, इससे पहले ये मैं समझाऊं, आप ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, मैं बेसिक लैंग्वेज में बोल रहा हूं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, मान ले पानी का ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है, इसका जब केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लिखेंगे। मतलब पानी, अगर आप टैप वाटर लो, कनाडा चले जाओ, यूएसए चले जाओ, बांडी चेचिया चले जाओ, श्रीनगर चले जाओ, शुपियाँ चले जाओ, बारामूला चले जाओ, गांधरबल चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है। मतलब इसमें पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, मतलब 2 इंटू 1 इसका वजन, 16 इसका वजन, 2/16 मतलब 1/18, 1/8 ये इस रेशो में होगा। मतलब हमेशा 1 पार्ट हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के 8वें पार्ट के साथ जुड़ेगा। बोलता है प्योर केमिकल सब्सटेंस कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कंबाइन टूगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस, जो मैंने एग्जांपल अभी दी। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस एग्जांपल की जगह आप ये वाली एग्जांपल दिमाग में रखना। देख प्योर पानी में 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, जहां मर्जी का पानी उठाओ, रेशो कैसे लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 इंटू 1/16, 2 1 2 16, ये कटेगा तो 1/8।
नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल जो कि पिछले साल 2024 में पूछा हुआ, क्या? डिफाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड गिव इट्स रिलेशनशिप विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या पूछा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मान के चलो कि अगर मेरे पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर बताएगा कि कौन सा एटम कितना है एक मॉलिक्यूल के अंदर। बट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो नंबर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में है उनको काटो और सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखो। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6। तो ये जो फॉर्मूला है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ऑफ अ कंपाउंड दैट इंडिकेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ अ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हमेशा याद रखना कि हमेशा इसके दो रिलेशनशिप है। कैसे? जैसे हमेशा याद रखना कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? दैट इज n इंटू, n इज अ नंबर, होल नंबर इंटू अ एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये वही नंबर है, यही वही नंबर है जो इसको डिवाइड करने से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलता है। या मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो n इंटू एम्पेरिकल मास होता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल मास। यही चीज इधर लिख रखी है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और ये चीज भी सेम लिखी है। अगर आप यहां से देखो तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। ये न्यूमेरिकल्स में निकाला जाता है। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। अब देख, बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर मास। यही लिखा है ना। और ये सवाल 2023 में पूछा हुआ है, मतलब वो 22-23 का सेशन हो गया। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ अ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, आ मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, इज अ मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल आल्सो नोन एज इट्स एक्चुअल मास। सॉरी, क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल है ना, उसका ये मतलब होता है एक सिंगल मॉलिक्यूल का क्या मास रहने वाला है। बट जो मॉलिक्यूलर मास है इज द मास ऑफ एवोगैड्रोस, दैट इज 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल का मास दैट इज मास ऑफ द मॉलिक्यूल, और एक मोल मॉलिक्यूल का मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास। ओके जी, ठीक है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक, अच्छा देख, अब वो क्या बोल रहा है आराम से समझना। पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ सकूं। हालांकि ये सब सवाल मैं कर चुका हूं, पहले कर चुका हूं, बट ये नए वेरिएंट में पूछा हुआ है। बात समझ आई कि नहीं है? ये सवाल मैं कर चुका हूं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये सवाल मैं कर चुका हूं, मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। ठीक है, ये कब आया? दैट इज 2022 में आया है। ठीक है, और शायद पिछले साल भी पूछा हुआ सवाल है ये। क्या बोल रहा है? बोल रहा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इज, मास परसेंटेज ऑफ आयरन इज 69.9 एंड ऑक्सीजन इज 30 रिस्पेक्टिवली, गिवन दैट द मोलर मास ऑफ अ ऑक्साइड इज इतना। याद हो तो आपने यही सवाल किया था, याद है आपको? पीछे क्वेश्चन नंबर 3 के 4th था कि आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था आयरन ऑक्साइड का। बस वैसे ही करना, एंड में थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि हमें क्या करना है, हमें नहीं पता कि FeO है या Fe2O3 है। आप सबको पता है निकलेगा ये वाला, है ना? निकलेगा क्या? ये वाला। आराम से सुनना पहले मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक ऑक्साइड है FeXOY है। अब आयरन की परसेंटेज कितनी दी है? दैट इज 69 तो गिवन वेट कितना हो जाएगा? दैट इज 69.9। बाकी सब चीजें बकवास हैं, परसेंटेज से हमें इसका वेट मिल जाएगा, बाकी सब चीजें बकवास है ना? हमें इससे क्या मिल गया? इसका वेट मिल गया। किसका? 69.9।
आयरन का वेट कहां से मिलेगा, उसके परसेंटेज से। फिर उसके नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। गिवन वेट है 69, एटॉमिक वेट कितना आयरन का 56, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1.25। ये पहले भी मैं करवा चुका हूं, ठीक। फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, दैट इज 16, और जो वेट होगा, गिवन वेट कितना होगा परसेंटेज से आपको निकल जाएगा 30 वेट होगा। बाकी परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ही वेट होता है, ठीक। फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, गिवन वेट, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। गिवन वेट कितना है 30 और एटॉमिक मास कितना 16, 30/16 कितना आ गया 1.8। अब मैंने आपको बोला था 1.25 बड़ा है कि 1.8, 1.25 छोटा है और 1.8 बड़ा है, तो इस नंबर को आयरन के मोल के साथ भी डिवाइड करेंगे और ऑक्सीजन के मोल के साथ भी डिवाइड करेंगे ताकि हमें सिंपल रेशियो मिल सके। तो डिटरमाइन द सिंपलेस्ट मोल रेशियो, डिवाइड स्मॉलेस्ट मोल। तो स्मॉलेस्ट मोल नंबर 1.5 फॉर आयरन, तो आयरन के लिए क्या होगा 1.25 उसका मोल था और 1.25 से डिवाइड किया, आंसर आया 1। और वही चीज आप ऑक्सीजन के लिए जब निकालोगे, ऑक्सीजन का क्या था 1.88, ऑक्सीजन का कितना था, ऑक्सीजन का 1.88 था, डिवाइड करोगे 1.25 से तो कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5। तो मतलब आयरन का 1 आया और ऑक्सीजन का 1.5 आया। अब इसको सिंपल होल नंबर रेशियो करने के लिए क्या करोगे, आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, Fe2 और Fe2 को इधर मल्टीप्लाई और 2 को इधर मल्टीप्लाई, ताकि ये सिंपल होस्ट नंबर में आ जाए। 2 1 जा 2 और 2 इंटू 1.5 दैट इज 3। तो ये मेरे पास आयरन ऑक्साइड ये वाली होगी। बट ये मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला है। ये क्या निकला है मेरे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला। ये मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला है, Fe2O3। अभी मुझे इससे क्या निकालना है, दैट इज रिस्पेक्टिवली मुझे डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देख अगर आपको याद हो, अगर इधर देखना ध्यान से, जैसे एम्पेरिकल मास ऑफ Fe2O3 ये कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा जी डबल ऑफ Fe प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, है ना। 2 आयरन 2 आयरन से मल्टीप्लाई, 3 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई, यही होगा ना। 2 इंटू आयरन का वजन कितना है 56 प्लस ऑक्सीजन का वजन कितना है 16, ठीक है। जब ये कर लोगे तो ये नियर अबाउट 159.8 दैट इज अबाउट 160 के बराबर आएगा। ये मेरे पास एम्पेरिकल मास हो गया। और मुझे पता है कि जब आपको n की वैल्यू चाहिए, अब ये n की वैल्यू क्यों चाहिए होती है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ठीक। n की वैल्यू तो मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलर मास भी 159.8 ही दिया हुआ है, पीछे क्वेश्चन में देखना, मोलर मास भी इतना ही दिया हुआ है। कितना दिया है 159.8 और एम्पेरिकल मास भी वही दिया हुआ है, तो दोनों कट जाएंगे और आंसर n के वैल्यू क्या आएगा 1। हमें यह पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3। n की वैल्यू 1 निकली है, मतलब n की वैल्यू आपने कैसे निकाली, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, तो 1 निकली, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे Fe2O3 के साथ, तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। अच्छा, इसके बाद मेरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने चुन के ये क्वेश्चन लाया मैंने, ये लंबा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आ सकता है। देख बोल रहा क्या है, ये बोल रहा है कि हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए। आराम से सुनना सवाल क्या बोल रहा है। इस सवाल में ये बोला कि हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। मतलब इस बड़े सारे चिट्ठे में यहां से लेकर यहां तक में आपको 2 एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं, और यह बोलता है कि इन 2 एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव करो कि ये जो इलिस्ट्रेशन है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रूव करती है। कैसे करना है देख, इधर आराम से समझना, मैं बोल रहा हूं हम पहले एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, 1.3375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड कितनी है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड कितनी है 1.3375, ये दी हुई है,
ये वेट लिख लिया मैंने। बोलता है वाज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग द करंट ऑफ हाइड्रोजन, इसको रिड्यूस किया और हाइड्रोजन का करंट दिया, मतलब हाइड्रोजन का करंट मारा, एंड द वेट ऑफ कपर रिमेन वाज 1.098। जैसे हाइड्रोजन इसके ऊपर मारा ऑक्सीजन उड़ गया और कपर का वेट कितना रह गया, दैट इज 1.098। मतलब कपर का वेट ये है, कपर ऑक्साइड का ये है, ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का होगा कि जो कपर ऑक्साइड है उसमें से कपर को माइनस कर दो। पहले एक्सपेरिमेंट में कपर ऑक्साइड है 1.3375 माइनस 1.098, तो आंसर कितना आया 0.277। मतलब इस कपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास ये है और कपर का मास ये है। ये वैसा ही नहीं हो गया जैसे ये रेशियो था वाटर का, वाटर में 2 हाइड्रोजन थे 1 ऑक्सीजन था, 2 × 1 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कितना 16, 2/16 इज इक्वल टू 1/8। यही चीज तो क्या बोलता था, यही चीज तो बोलता था भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि भाई जो भी कोई केमिकल होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। कैसे पता चलता है, आप जो भी एटम दिए हैं उस मॉलिक्यूल में उसका मास का रेशो जो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशो होना चाहिए। तो मैं कपर ऑक्साइड का कपर का वजन और ऑक्सीजन के वजन को रेशो करता हूं, तो कपर का वजन कितना 1.098 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का वजन कितना है, दैट इज ऑक्सीजन का वजन कितना है, दैट इज 0.27। तो 1.098 कपर का वजन और ऑक्सीजन का वजन 0.27। जब ये कटेगा तो कितना आया 4:1। तो ये तो रेशो में आ रहा है 4:1। अब यही रेशो दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी नजर आनी चाहिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, बोल रहा है वाज डिसॉल्व। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं दोबारा रीड कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन अनदर एक्सपेरिमेंट, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया है इन विच 1.792 ग्राम ऑफ कपर, मतलब कपर का वेट ये दे दिया, ये कपर का वेट लिया, इस डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड में डाला, रिजल्टिंग कपर नाइट्रेट बना और उसके साथ कपर ऑक्साइड बनी है। बाय इग्नाइटिंग देम द वेट ऑफ द कपर ऑक्साइड का वेट कितना है 1.276। बोलता है इलिस्ट्रेट करो कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट से, कि भाई ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको ये प्रूव करके देते हैं कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। यहां पे भी कपर ऑक्साइड है, यहां पे भी कपर ऑक्साइड है। यहां पे कपर ऑक्साइड का वजन कितना है 1.476 ग्राम, यहां पे कपर का कितना है 1.1179। तो ऑक्साइड का कितना होगा, कपर ऑक्साइड में से कपर का निकाल दे, 1.476 माइनस 1.179, तो आंसर कितना है 0.279। अब तुझे क्या करना है, कपर को ऑक्सीजन के रेशियो के साथ, कपर के वेट को ऑक्सीजन के वेट के साथ डिवाइड करना है। कपर का वेट कितना है 1.179 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का वेट कितना है 0.279। जब कटेगा तो ये कितना आएगा 4:1। यही चीज तो वो बोल रहा है कि भाई साहब ये कपर ऑक्साइड है, इसका इधर भी कपर इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 आ रहा है और इधर भी कपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 आ रहा है। वी शोज दैट कि भाई साहब ये जो दो एक्सपेरिमेंट है ये हमें ये बताते हैं कि कपर ऑक्साइड उधर भी प्योर इधर भी प्योर। कपर ऑक्साइड का फॉर्मूला ना इधर बदलने वाला है ना उधर बदलने वाला है। कपर और ऑक्सीजन की रेशियो इधर भी सेम है उधर भी सेम है। होप जितने क्वेश्चन मैंने ये करवाए हैं आप ये अच्छे से तैयार करोगे, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़ा है इस चैप्टर का। ठीक है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी, और सारे बच्चों को ये बता दो कि सर ने 1 शॉट कंप्लीट कर दी है। सर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। जेके बोस मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेपर यहीं से बनने वाला है। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, अपना दिमाग खोलो और पढ़ना स्टार्ट करो, सारे फालतू के काम छोड़ दो। ठीक है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद,
मैं जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। जय हिंद।